द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल की प्रसिद्ध किताब है जो पैसे कमाने या निवेश करने की तकनीक से ज्यादा पैसों के साथ हमारे व्यवहार और सोच पर ध्यान देती है। किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि आर्थिक सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और अपने फैसलों पर कितना नियंत्रण रखते हैं। हर इंसान पैसे को अपने अनुभवों के आधार पर अलग तरीके से देखता है। किसी व्यक्ति के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए आजादी, तो किसी के लिए सफलता का प्रतीक। इसलिए दो लोग बिल्कुल समान आर्थिक परिस्थितियों में होते हुए भी पैसों के बारे में बिल्कुल अलग निर्णय ले सकते हैं। एक, पैसा केवल गणित का खेल नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि सही निवेश करने के लिए हमें बहुत ज्यादा गणित और आर्थिक ज्ञान चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में पैसे से जुड़े फैसले भावनाओं, डर, लालच, अनुभव और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में आर्थिक संकट देखा है तो वह भविष्य को लेकर ज्यादा सतर्क हो सकता है। वहीं जिस व्यक्ति ने बचपन से आर्थिक सुविधा देखी है वह जोखिम लेने के लिए ज्यादा तैयार हो सकता है। इसलिए वित्तीय सफलता के लिए केवल यह जानना जरूरी नहीं है कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को समझें। दो, हर व्यक्ति का मनी व्यू अलग होता है। किताब बताती है कि किसी व्यक्ति के आर्थिक निर्णयों को देखकर उसे तुरंत सही या गलत नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना ज्यादातर पैसा बैंक में सुरक्षित रखा है। बाहर से देखने पर लग सकता है कि वह निवेश के अच्छे अवसर खो रहा है, लेकिन अगर उसने अपने जीवन में आर्थिक नुकसान देखा है तो उसके लिए सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बहुत जोखिम लेकर निवेश कर रहा है। उसके लिए यह सामान्य हो सकता है क्योंकि उसने आर्थिक सफलता के अनुभव देखे हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति पैसे के बारे में अपनी कहानी के अनुसार निर्णय लेता है। 3, लक और रिस्क दोनों महत्वपूर्ण हैं। किसी की सफलता देखकर हमें अक्सर लगता है कि उसने केवल अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है, लेकिन किताब समझाती है कि सफलता में भाग्य और परिस्थितियों की भी भूमिका होती है। इसी तरह असफलता का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि व्यक्ति ने गलत काम किया था। कभी कभी अच्छे फैसले का परिणाम भी खराब हो सकता है क्योंकि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। इसलिए सफल व्यक्ति को देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी पूरी सफलता केवल उसकी रणनीति के कारण हुई, और असफल व्यक्ति को देखकर यह भी नहीं मानना चाहिए कि उसने हमेशा गलत फैसले लिए। 4, कंपाउंडिंग की शक्ति। किताब का एक महत्वपूर्ण विचार है कंपाउंड ग्रोथ, यानी समय के साथ छोटी छोटी वृद्धि का बहुत बड़ा परिणाम बनना। अगर कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक निवेश करता है और अपने पैसे को बढ़ने का समय देता है तो उसका जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आप हर निर्णय केवल पैसों के दबाव में नहीं लेते। आपके पास यह चुनने की क्षमता होती है कि आपको अपना समय कहाँ देना है, किस काम को स्वीकार करना है और किन परिस्थितियों से दूर रहना है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल बहुत ज्यादा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है आपके पास अपने समय और फैसलों पर पर्याप्त नियंत्रण होना। 7, सेविंग का महत्व। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से ही आर्थिक समस्या हल हो जाएगी, लेकिन किताब बताती है कि बचत की आदत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी इनकम बढ़ती रहती है लेकिन आपके खर्च भी उसी गति से बढ़ते रहते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति जरूरी नहीं कि बेहतर हो। सेविंग आपको भविष्य के लिए सुरक्षा देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि बचत करने के लिए हमेशा किसी बड़े लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। आप धीरे धीरे अपनी आदत बदलकर बचत शुरू कर सकते हैं। 8, इनफ समझना जरूरी है। पैसों की दुनिया में सबसे खतरनाक चीजों में से एक है कभी भी पर्याप्त न लगना। अगर किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए हैं तो वह 50 लाख रुपए चाहता है। 50 लाख रुपए होने पर 1 करोड़ रुपए की इच्छा हो सकती है। अगर यह सिलसिला चलता रहे तो व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। किताब का संदेश है कि आपको यह तय करना चाहिए कि आपके लिए इनफ क्या है, क्योंकि अगर आपको कभी यह महसूस नहीं होगा कि आपके पास पर्याप्त है
तो आप अनावश्यक जोखिम लेते रह सकते हैं। 9 वेल्थ का मतलब भविष्य की क्षमता है। इनकम वह पैसा है जो आप कमाते हैं, लेकिन वेल्थ वह पैसा है जिसे आप खर्च किए बिना भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं। मान लीजिए 2 लोगों की इनकम समान है। एक व्यक्ति अपनी पूरी इनकम खर्च कर देता है और दूसरा कुछ हिस्सा बचाता है। दूसरे व्यक्ति के पास भविष्य के लिए ज्यादा विकल्प होंगे। इसलिए वेल्थ का असली अर्थ केवल बड़ी इनकम नहीं है। वेल्थ वह फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपको भविष्य के फैसले लेने की आजादी देती है। 10 रिस्क को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। निवेश और जीवन में रिस्क हमेशा रहेगा। हम भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकते। इसलिए ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है जिसमें हर चीज आपके पक्ष में जाने की जरूरत न हो। किताब का विचार है कि आपको ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जहां गलत अनुमान लगने पर भी आप पूरी तरह खत्म न हो जाएं। इसीलिए इमरजेंसी फंड, रीजनेबल सेविंग्स और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आप कभी गलती न करें। लक्ष्य होना चाहिए गलती होने के बाद भी आपके पास आगे बढ़ने की क्षमता बनी रहे। 11 लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पैसे के मामले में लोग अक्सर जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन वास्तविक वेल्थ क्रिएशन अक्सर समय लेती है। आज निवेश किया और कल बहुत बड़ा फायदा मिल गया, ऐसी उम्मीद रखना खतरनाक हो सकता है। लंबी अवधि में अनुशासन, धैर्य और कंसिस्टेंसी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप हर दिन बाजार की छोटी छोटी मूवमेंट्स देखकर अपना निर्णय बदलते रहेंगे तो भावनाएं आपके फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म सोच रखना महत्वपूर्ण है। 12 फाइनेंशियल सक्सेस का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। किताब हमें यह समझाती है कि सभी लोगों के लिए एक जैसा फाइनेंशियल फॉर्मूला काम नहीं करता। किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा जोखिम सही हो सकता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए सुरक्षित निवेश ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। आपकी इनकम, उम्र, जिम्मेदारियां, लक्ष्य और रिस्क टॉलरेंस अलग हैं। इसलिए दूसरों की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को देखकर उसे बिल्कुल उसी तरह अपनाना जरूरी नहीं है। अपने जीवन के हिसाब से अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 13 अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करें। पैसों के मामले में खुशी केवल इनकम बढ़ने से नहीं आती। अगर आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे भी तेजी से बढ़ती हैं, तो आपको फिर भी कमी महसूस हो सकती है। इसलिए आर्थिक जीवन में एक संतुलन जरूरी है। कमाना अच्छा है, बचाना जरूरी है, निवेश करना उपयोगी है, लेकिन अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 14 फाइनेंशियल फ्रीडम का असली अर्थ। किताब के कई विचारों को अगर एक जगह जोड़े तो फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ समझ आता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार हो या सबसे बड़ा घर हो। इसका मतलब है कि आपके पास इतना फाइनेंशियल कंट्रोल हो कि आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले केवल पैसों की मजबूरी में न लें। आपके पास विकल्प हो, आपके पास समय हो और आपके पास अचानक आने वाली समस्याओं से निपटने की क्षमता हो। किताब से मिलने वाली 10 बड़ी सीख। पहली सीख, पैसे के फैसले केवल गणित से नहीं, व्यवहार से भी जुड़े होते हैं। दूसरी सीख, हर व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टोरी अलग होती है। तीसरी सीख, लक और रिस्क दोनों सफलता और असफलता में भूमिका निभाते हैं। चौथी सीख, कंपाउंडिंग को समय चाहिए। पांचवीं सीख, अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना अलग चीजें हैं। छठी सीख, सेविंग आपको भविष्य की आजादी देती है। सातवीं सीख, आपको अपने लिए इनफ तय करना चाहिए। आठवीं सीख, भविष्य की अनिश्चितता को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए। नौवीं सीख, लॉन्ग टर्म सोच और पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। 10वीं सीख, पैसे का सबसे बड़ा लाभ आपकी जिंदगी और समय पर अधिक नियंत्रण होना है। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं सिखाती कि रातों रात अमीर कैसे बना जाए। यह हमें उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज सिखाती है, पैसे के साथ सही व्यवहार कैसे किया जाए। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि हम उसे संभाल कैसे रहे हैं। अगर आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाते हैं
अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करते हैं, लंबे समय तक निवेश करने का धैर्य रखते हैं, जोखिम को समझते हैं और यह जानते हैं कि आपके लिए इनफ क्या है, तो आप आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत स्थिति बना सकते हैं। आखिर में किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है। पैसों के मामले में सफलता केवल ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती। सफलता तब आती है जब पैसा आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने के बजाय आपको अपनी जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण देता है।